उधर हल्द्वानी घाटी में मिशन में जाने वाले सभी लोग शाम को ही वहां आ गए थे। उन सभी को अलग अलग रास्ते से वहां पहुंचना था, जहां सीमा पर हलचल हो रही थी। समीर और बाकी के सभी आ गए थे, पर मेजर समय वहां होते हुए भी नहीं थे। जैसे उनके जहन से दृष्टि की याद जा ही नहीं रही थी। सिर्फ एक रात का फासला था और सब कुछ बदल गया था। समीर, जो बाकी सभी के साथ हंसी ठिठोली में मगन था, समय को उदास देखकर उसके पास आया और उसके कंधे पर हाथ रखकर बोला, जो बीत गया उसे छोड़, शायद उसका तेरी जिंदगी में आना लिखा ही नहीं था। समय ने भी उससे कहा, समझ नहीं आता, क्या यही प्यार था? एक पल में हुआ और खत्म भी हो गया। उसने मेरे साथ जीने के सपने देखे थे। पता है, जाते हुए उसने मुझे सिर्फ यही कहा, मेजर, मैं जीना चाहती हूँ। सच कहता हूँ, मेरे बस में होता तो अपनी आधी जिंदगी उसे दे देता। कम से कम आधी जिंदगी हम दोनों साथ तो होते। समीर ने उससे कहा, किसी ने सच ही कहा है, प्यार नसीब वालों को ही मिलता है। शायद मेरी किस्मत भी तेरे ही जैसी है, पर फर्क यह है कि तेरा प्यार अब नहीं है और मेरा प्यार अब किसी और का है। मैंने उसके प्यार को समझने और अपनाने में देर कर दी। दिल को समझाने की कोशिश हर बार करता हूं, तू किसी और की है, पर फिर भी इस सच को क्यों ना ये दिल स्वीकार करता है। सोचता हूं कैसे उसे भुला दूं। तू बहुत प्यारी पर किसी और की भी है, लेकिन मैं तुझसे अभी तक प्यार करता हूं। समय और समीर कुछ पल एक दूसरे को देखते रहे। फिर समय बोला, अब ये यादें ही हैं जो जीने का सहारा बन चुकी हैं। समीर ने भी मुस्कुराकर कहा, हाँ यार, सच कहते हो। चल अब रेडी होते हैं। तभी उधर से आवाज आई, सर, दिलजीत आने वाला था, पर वो काठ गोदाम में ही है, अभी तक आया नहीं। शायद उसकी गाड़ी खराब हो गई है। समय ने चौंकते हुए कहा, पर ये मिशन कितना इंपॉर्टेंट है, वो कैसे भूल गया? वो वहां पर क्या करने गया था? वहां खड़े नमन ने कहा, सर, वो अपने दिलरुबा से मिलने गया था और वहीं अटक गया, क्या करे? समीर भी हाथ झटकते हुए खड़ा हुआ और बोला, एक काम करो, जब तक तुम सभी तैयार हो रहे हो, मैं उसे ले आता हूँ। समय ने उसे रोकते हुए कहा, रुको, हम सभी चलते हैं, फिर आधे रास्ते से अलग ही जाना है। याद रखना, अपना फोन यहीं रखना है। वॉकी टॉकी पर भी अपना नाम नहीं लेना है। सबका नंबर है तो उसी का यूज करना है। सब जल्दी ही तैयार हुए और दिलजीत के लिए भी कुछ सामान रख लिया था। ब्रिगेडियर सर वहां आए तो सब एक साथ खड़े होकर बोले, जय हिंद सर, मिशन रक्षक रेडी है। ब्रिगेडियर ने सभी को देखा और पूछा, अरे दिलजीत कहाँ है? नमन ने सर झुकाकर कहा, सर, वो अभी तक आया नहीं, काठ गोदाम में ही रुक गया है। ब्रिगेडियर चिल्लाकर बोले, मेजर समय, आप इनके चीफ हैं, आपको तो ध्यान रखना था। ये टीम आपने सिलेक्ट की है और यदि मिशन फेल हुआ तो इसके जिम्मेदार आप ही होंगे। समय ने कहा, सॉरी सर, पर दिल का मामला है, पर आप चिंता ना करें, हम जीत कर ही आएंगे। वो उसकी गाड़ी वहां खराब हुई है, जहां से उसे कोई सवारी भी नहीं मिलेगी, तो हम बस निकल ही रहे हैं रेडी होकर, और वहां से ही हम सब अलग अलग चले जाएंगे। ब्रिगेडियर बोले, बस ये दिल के मामले इस मिशन की रुकावट ना बने। फिर उन्होंने पास आकर मेजर समय के कंधे पर हाथ रखकर कहा, संभालना अपने आप को, तुम बहुत जरूरी हो। समय ने भी मुस्कुराकर ब्रिगेडियर सर को देखा और हाँ में सर हिला दिया। ब्रिगेडियर सर उसके कंधे को थपथपाकर बोले, वेल डन बॉय, देखना जीत हमारी ही होगी, तो तुम सब जल्दी निकलो, कहीं देर ना हो जाए। समय ने हाँ कहा और ब्रिगेडियर के जाते ही सभी अपने अपने गेटअप को चेंज करने लगे। गेटअप चेंज होने के बाद तो सभी को पहचानना मुश्किल था। लंबी दाढ़ी और ढीला ढाला कुर्ता, सभी पूरी तरह से बदल गए थे। समय ने समीर को देखकर कहा, यार तू तो पूरा का पूरा कश्मीरी लग रहा है। वैसा ही डिल डॉल, वैसी ही शक्ल। समीर भी मुस्कुराकर बोला, वैसे आप भी हम कश्मीरियों के सरदार लग रहे हैं। समीर ने टाइम देखा तो समय को इशारा किया। समय ने सभी की ओर मुड़कर कहा, तो सब जाने के लिए रेडी है ना? सभी ने एक साथ कहा, यस सर। सभी गाड़ी में बैठकर काठ गोदाम की ओर निकल गए। नमन ने कश्मीरी में गाना सुनाया जो कुछ इस तरह से था, जान रहे ना रहे देश जिंदा रहे, मौत हो सामने ना डरो, बचाने में वतन की लाज, तू लड़ जाना तू मर जाना, उठा हथियार सीमा पे, तू लड़ जाना तू मर जाना। सभी उसका साथ देते हुए गाना गाने लगे। उठे जो सर खिलाफत में, उसे धड़ से हटा देना, वतन की लाज के खातिर लहू अपना बहा देना, सलामत देश को रखना, तू लड़ जाना तू मर जाना, उठा हथियार सीमा पे, तू लड़ जाना तू मर जाना।
सभी काठ गोदाम पहुंच गए थे। तभी हल्की बारिश होने लगी तो सभी रुककर दिलजीत का इंतजार करने लगे, जिसका लोकेशन वहीं आसपास ही बता रहा था। सब गाड़ी में बैठकर दिलजीत का ही इंतजार कर रहे थे। तभी गाड़ी में बैठे समीर की नजर विक्रम और प्रीति पर पड़ी। अपने प्यार को किसी और के साथ देखना कितना कष्टकारी होता है, ये समीर को समझ आने लगा था। वो भी अपनी गाड़ी से नीचे उतर आया, पर ध्यान तो कहीं और ही था। समय भी उसके साथ गाड़ी से नीचे उतर आया था। दोनों ही दिलजीत की राह देख रहे थे। तभी हंसता हुआ दिलजीत आकर उस गाड़ी में बैठा तो दोनों भी गाड़ी में बैठकर आगे निकल पड़े। समय ने हल्के गुस्से में दिलजीत से कहा, तुम्हें पता है ना हमें कितने इंपॉर्टेंट मिशन में जाना है और तुम हंसते हुए चले आए। दिलजीत ने वैसे ही मुस्कुराते हुए कहा, सॉरी सर, पर क्या करूं, ये भी तो कंफर्म नहीं था कि जिंदा लौटूंगा या नहीं, तो लगा एक बार अच्छे से हंसते मुस्कुराते सबसे मिल ले। उसकी बात सुनकर सभी सोचने लगे, वाकई सभी जान हथेली में लेकर ही तो जा रहे थे। उन्होंने एक जगह पर गाड़ी रोकी और आसपास का अच्छे से मुआयना किया। जब लगा कोई खतरा नहीं है तो उन्होंने ड्राइवर को गाड़ी वापस ले जाने का इशारा किया। यहाँ से आगे का रास्ता तो उन्हें अलग अलग ही तय करना था। समीर और दिलजीत एक साथ थे तो समय के साथ नमन था और बाकी के दो भी अलग अलग रास्ते पहुंचने वाले थे। हल्की बारिश में सभी भीग चुके थे और मौसम ठंडा होने लगा था। उस हाड़ कंपकाने वाली सर्दी में भी सब चल पड़े थे अपने रास्ते। समीर के साथ चलते दिलजीत ने समीर का हाथ पकड़ा और अपने हाथ में रगड़ते हुए कहा, यार बहुत ठंडा है मौसम, वाकई मुझे तो उसकी बहुत याद आ रही है। समीर ने चौंकते हुए इधर उधर देखते हुए कहा, उसकी मतलब किसकी याद आ रही है? दिलजीत ने अब समीर के सामने आकर कहा, यार पागल हो गया क्या? कभी तो दिल के दरवाजे खोल, उसकी मतलब मेरी दिलरुबा की और तेरी होने वाली भाभी की याद आ रही है। इस ठंडी के मौसम में काश वो मेरी बाहों में होती और मैं उसे बाहों में लिए होता। बोलते बोलते ही दिलजीत ने समीर को गले लगा लिया। समीर ने उसे अपने आप से अलग करके कहा, तू कहीं पागल वागल तो नहीं हो गया है ना? इस समय ऐसी बातें कौन करता है? और मैं तेरी दिलरुबा नहीं हूँ तो चिपक मत मुझसे, चल दूर हट। पता नहीं कैसी कैसी बहकी हुई बातें और हरकतें कर रहा है। और मेजर समय को यही नमूना मिला था मेरे गले बांधने के लिए। उसकी बातें सुनकर दिलजीत ने उसे मुंह बनाकर देखा और कहा, तूने तो मेरे पूरे मूड का कचरा ही कर दिया। सच बता, तुझे लड़कियों में इंटरेस्ट तो है ना? वो क्या है ना जिसे ठंड में अपनी दिलरुबा की याद ना आए? वो तेरे समान खड़ूस ही हो सकता है। वैसे मैंने भी देखा है, वो गोरी सी खूबसूरत सी लड़की पागल थी तेरे पीछे, पर तूने उसके साथ क्या किया? बेचारी रो कर गई थी हमारे रेजिमेंट से। तुझे क्या पता प्यार क्या होता है? ये मौसम और उससे दूरी दिल पर कितना असर करती है। समीर ने उसे घूर कर देखा और कहा, समय से बात करनी ही होगी। ये चिरकुट ना उसे ही मुबारक। मैं नहीं कर सकता ये मिशन तेरे साथ। और ये क्या बार बार प्यार प्यार लगा रखा है? अरे नहीं था मुझे उससे प्यार, बस वो ही मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ी थी तो उसे दूर करना जरूरी था। तो इस बात को यहीं खत्म करो। समीर ने उसे अपने सामने से हटाकर ध्यान से अपनी नजरें इधर उधर दौड़ाई, फिर आगे बढ़ गया। पलकों को बंद करके भी तुझे निहारता था। जिस्मानी मोहब्बत नहीं बल्कि तुझसे तो मैं रूहानी मोहब्बत करता था टूटा हुआ, लेकिन तुझे पाकर जुड़ सा जाता था। मुझे तो मरना ही है एक दिन, लेकिन मैं इतना खुश नसीब नहीं हूं कि तुझसे बिछड़कर अब मैं लंबा जी पाऊंगा। लोग कहते रहे मोहब्बत नहीं हुई मुझे कभी, उन्हें कैसे बताऊं कि मोहब्बत हुई भी तो उससे जिसे अब किसी और से मोहब्बत हो आई। पर इस सर्द मौसम में हम अभी भी उसी के हुए बैठे हैं। समीर अपने मन को संभालते हुए आगे बढ़ रहा था तो उसके पीछे बड़बड़ाते हुए दिलजीत भी चल पड़ा। दिलजीत ने कहा, यार तूने कभी दिलजले को देखा है? समीर ने फिर उसे गुस्से से घूरा तो दिलजीत मुस्कुराते हुए बोल उठा, यदि नहीं देखा तो आईने में अपनी शक्ल जरूर देखना, एकदम तेरे जैसा होगा दिलजले। समीर ने अचानक अपने कदम रोके और दिलजीत को भी नीचे खींच लिया। दिलजीत भी शांत होकर उसी की तरफ देखने लगा जिस तरफ समीर देख रहा था। कोई नहीं कह सकता था कि ये वही दिलजीत है जो कुछ समय पहले तक हंसी ठिठोली कर रहा था। उन्होंने देखा कुछ लोग उनकी तरफ ही बढ़ रहे थे तो उधर दोनों ने अपनी पोजीशन ले ली। कुछ लोग जो उनकी तरफ आ रहे थे भेड़े और गधे साथ में ले जा रहे थे। दोनों ने अपनी सांसों को रोककर बस उनकी हर आहट पर नजर रखनी शुरू कर दी थी। समीर ने उन्हें अच्छे से समझा, फिर कुछ सोचा, फिर समीर ने दिलजीत को इशारा किया तो दिलजीत चिल्ला उठा। समीर ने उसको चुप करवाते हुए कहा, चुप हो जा मेरे भाई, हम जल्दी ही घर जाएंगे, बस थोड़ा सा सफर बाकी है।
वो लोग समीर और दिलजीत की तरफ आए और उनमें से एक ने समीर की तरफ आकर बोला, क्या हुआ है इन्हें? समीर मुंह बनाते हुए कश्मीरी में बोल उठा, कुछ नहीं, मेरा भाई है, दिमाग से थोड़ा कम है। पीर की दरगाह में ले गया था कि ठीक हो जाए। बस आज ही लौटे हैं तो घर ही जा रहे थे और इससे तो अब कदम ही नहीं उठाया जा रहा है। एक आदमी ने अपने पहाड़ी गधे की ओर इशारा करते हुए कहा, इस पर बिठा दो, हम छोड़ देंगे तुम्हें। तुम्हारे भाई की तबीयत ठीक सी नहीं लग रही है। जाना कहाँ है और यहाँ के नहीं हो क्या? उसकी बात सुनकर समीर बोल उठा, यहाँ के ही हैं चचा, बस कुछ साल से बाहर हैं रोजी रोटी के वास्ते। यहाँ से थोड़ी ही दूर पर एक गांव है, बस वहीं जाना है। वैसे चचा, आपने कह तो दिया, तो क्या मेरे भाई को आपका गधा संभाल लेगा? उस आदमी ने हाँ कहा तो समीर मुस्कुराते हुए दिलजीत के सामने आकर बोला, आ जाओ मेरे भाई, तुम्हें गधे पर बिठाकर सैर करवाते हैं। दिलजीत ने गुस्से में समीर को देखा तो वो भी दिलजीत को देखकर मुस्कुराए बिना ना रह सका। दिलजीत को गधे पर बैठाने के बाद समीर को जो सुकून मिला था उसे वो बयान नहीं कर पा रहा था। बस बेवजह सी मुस्कुराहट उसके चेहरे पर आ रही थी। दिलजीत बस घूर कर समीर को ही देख रहा था। काठ गोदाम में विक्रम जब रूम में आया और बेड पर रखे अपने कपड़े और टॉवेल को देखकर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट तैर गई। उसने टॉवेल से अपना सर पोंछा और शर्ट उतारी। तभी उसके पास किसी का फोन आया तो विक्रम उससे बात करने लगा। बात करते हुए वो बालकनी में आ गया था। वहां ठंडक थी पर विक्रम को कोई फर्क नहीं पड़ा। फोन पर राणा जी थे जिन्होंने नए नंबर से विक्रम को आज कॉल किया था। विक्रम ने हेलो किया और राणा जी की आवाज सुनकर चौंक गया। वो कुछ कहता तभी राणा जी बोल उठे, विक्रम, ये मेरा नया नंबर है जो मैंने अभी ही बदला है। विक्रम ने राहत की सांस लेकर कहा, आपने आज तक कभी भी अपना नंबर नहीं बदला ना, इसलिए अजीब सा लगा। राणा जी बोले, तुम अगले हफ्ते फ्रांस जाने वाले हो तो प्लीज कल ही चले जाना, क्योंकि एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है और मेरा पहुंचना जरूरी है। पर तुम जा रहे हो तो भरोसा है तुम पर, तुम वहां भी सब कुछ संभाल लोगे। विक्रम ने कुछ सोचा और हाँ कह दिया। उसने अपना सर वापस टॉवेल से पोंछा और अंदर आ गया। अंदर प्रीति अपने व्हाइट सलवार कुर्ते में थी और अपने गीले उलझे हुए बालों को सुलझा रही थी। उसके गोरे से गालों को उसके बालों ने ढक रखा था। उसने झटके से बालों को पीछे किया और उन्हें पोंछने लगी। चांद की रोशनी में गजब का निखार था। घनी काली पलकें और गुलाबी से होठ आज विक्रम को जैसे बस में ही किए जा रहे थे। विक्रम धीमे कदमों से उसकी ओर बढ़ने लगा, पर इस बार प्रीति को खबर नहीं थी